हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्यारे दोस्तों, एक एक करके हम लोग सारे सिलेबस कवर करेंगे और इसमें कैग की आज बारी है। कैग क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक ऐसी पोस्ट है इंडिया की जो आपके पैसे का, मतलब पब्लिक का जो पैसा सरकार के पास जमा होता है उसके खर्च कैसे हो रहा है, कहीं गलत जगह पे खर्च तो नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख करती है। तो ये आपके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट की बातें हैं। सारी वो फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आगे भी संभावना है आने का। तो बने रहिए वीडियो में। पहला, कैग इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकार है। ये समझ लीजिए, स्वतंत्र है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा किसी का कंट्रोल नहीं है। हटाने का और अपॉइंट करने का सारा प्रोसेस हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये दो मतलब समझो आप। ये लाइन पता है आपके एग्जाम में उठा करके डायरेक्ट पूछा गया है। अब उस समय आप सोचने लगोगे कौन है, नीति आयोग है या फाइनेंस कमीशन है या कैग है, तो उस समय गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखिए कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये इंडियन अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, और चीफ गार्जियन है पब्लिक पर्स का। पब्लिक पर्स मतलब कंटिजेंसी फंड और आपका जितने भी फंड हैं, ठीक है, पब्लिक फंड होते हैं ना सरकार के पास, वो भी बजट में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंड बहुत सारे, उनके ये पब्लिक पर्स के गार्जियन के। गार्जियन कौन होता है? गार्जियन वो होता है जो सब चीजों का ध्यान रखे, ठीक है। ये आपको क्या याद रखना है। It is the institution through which the accountability of the government and other public authority, those who spend public funds, जो खर्च करते हैं। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 20,000 करोड़ रुपए दिए गए खर्च करने के लिए, और उनको ये बाउंडेशन दिया गया था कि आपको टेबल खरीदना है, फर्नीचर नहीं, लेकिन उन्होंने फर्नीचर भी और खरीद लिए, ठीक है। टेबल के अलावा और सारे फर्नीचर खरीद लिए, महंगे महंगे खरीद लिए। तो ये सब कैसे पता चलता है? ये ऑडिट से पता चलता है। खर्च जहां होना था वहां हुआ कि नहीं, और जहां नहीं होना था क्या वहां भी हो गया। समझ रहे हो? ये चीजें यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दी है। अभी आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो भारत के मौजूदा CAG हैं। ये आपको मालूम ही है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। हाउ डिड द ऑफिस ऑफ CAG कम इनटू बीइंग? देखिए CAG का ये ऑफिस हिस्ट्री है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आपको लगता होगा कहीं आजाद भारत के साथ है या नहीं। ये जो है ना ब्रिटिश के टाइम में 1860 में इसकी स्थापना की गई थी। सोचो 1858 की क्रांति के बाद, 57 की क्रांति के बाद 58 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्ज लिया और उन्होंने इसको स्थापित किया। उसी समय में 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। देखिए, मीनवाइल आफ्टर सम रिस्ट्रक्चरिंग द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उस समय उसका नाम हुआ करता था ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको फिर बदला गया नाम। 1866 में इसको रीनेम किया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एंड इन 1884 इट वाज रीडिजाइंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो नाम है अभी, ये 1884 का नाम है। सोचो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में छाप डालो, आपको ये पता चल जाएगा इससे, ठीक है। 1884 का कितना ज्यादा रोल है आपके लिए, ये आपको यहाँ पता चल जाएगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑडिटर जनरल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज स्टैट्यूटरी बैकिंग वाज गिवन फॉर द पोजीशन। मतलब ये सरकार से स्वतंत्र हो गया, इन द मींस कोई इसको इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है। करप्शन तभी तो पता चलता है, देश के बहुत बड़े बड़े करप्शन को उजागर करने में इसका बहुत हाथ है। अब देखते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसको क्या किया गया। फिर उसके बाद 1935 में भी इसको स्ट्रेंथन किया गया पोजीशन को ऑडिटर जनरल बाय प्रोवाइडिंग फॉर प्रोविंशियल ऑडिटर्स। अब प्रोविंस में भी ऑडिटर्स दिए जाने लगे, ठीक है। द एक्ट आल्सो डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड सर्विस प्रोसीजर एंड गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर जनरल। उस समय के जो हुआ करते थे, इनका एक ओवरव्यू भी दिया गया। इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, ऐसे आगे बढ़ोगे जब आप, तो ये एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर में 1958 में, भारत आजाद हुआ तभी ये पोस्ट को रखा गया है। एंड इन 1976 कैग वाज रिलीव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। कैग को अकाउंटिंग फंक्शन से खत्म कर दिया गया, उनसे ये मतलब पावर ले लिया गया। लेकिन 1971 में, ठीक है, इनके ड्यूटीज, पावर, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट आया था, जिसमें इनके काम क्या होंगे, नए भारत में तो कुछ ना कुछ काम तो डिसाइड होंगे, तो इसके रिगार्डिंग इनमें आया हुआ है,
ठीक है। ये CAG रैपिड कंप्यूटराइजेशन हुआ इनका, मालूम है आपको, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से ऑडिटिंग और ये कंट्रोल और ज़्यादा विजिलेंट हुआ, और इन्होंने कुछ वर्स्ट करप्शन को उजागर करने में बहुत अच्छा योगदान दिया। सबसे खराब और सबसे विवादास्पद भ्रष्टाचार घोटाला यहीं से पता चला है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखेंगे आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग द कैग? आर्टिकल 148 ब्रॉडली डील्स विद द कैग अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशन। आर्टिकल 148 जो है ये आपके मोटे तौर पे कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 148 आर्टिकल क्या होता है, क्या बताता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसा होगा, सेवा क्या होगी। जो आपके एग्जाम में आएगा वो यहां से आएगा। इसको एक बार कंप्लीटली आप लोग देख लो, बहुत ही ज्यादा ये आपके काम का है। प्लीज रिमाइंड इट, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, ठीक है, इनकी नियुक्ति और शपथ 48 में है, इनके कर्तव्य यहाँ है। ठीक है, डील्स विद ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 150 सेज दैट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ CAG प्रिस्क्राइब। ये कहता है कि संघ और राज्यों के खातों को उसी रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति CAG की सलाह पे, किसके सलाह पे, CAG की, राष्ट्रपति आदेश देंगे। ठीक है, ये याद रखिए। फिर आर्टिकल 151 जो है ये इनके रिपोर्ट्स के बारे में है, कि जो रिपोर्ट्स देंगे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन से, उनको पार्लियामेंट में रखा जाएगा उनके कॉज के साथ। क्या हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी डिस्कस किया जाता है, तभी तो ये बड़े बड़े करप्शन उजागर होते हैं। अब जरा इनके बात कर लेते हैं कि इनको अपॉइंटमेंट के लिए और सैलरी वगैरह का क्या सिस्टम है। देखो, इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, कौन करता है अपॉइंटमेंट, इनकी प्रेसिडेंट ही करते हैं अपॉइंटमेंट। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, इनकी जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है। इनको हटाने का प्रोसेस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने के प्रोसेस के समान है। बात कर लेते हैं कैसा है। उसमें स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तभी वो हटा सकते हैं। समझ में आया आपको, ये चीज आपको क्लियर होना। आर्टिकल 279 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स इज ascertained that certified by the comptroller and auditor general of India whose certificate is final। आर्टिकल 279 याद करो, GST जब आया था तो ये बहुत चर्चे में था। शुद्ध आय की गणना कैसे होती है, इसका सीधा समझो ना। आर्टिकल 279 में इसका सर्टिफिकेट जो है शुद्ध आय का, ये यही आपको देते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। अब इसमें कुछ और प्रोविजन है, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल्स आपने देख लिए। थर्ड शेड्यूल में ऐसा कहा गया है, तीसरी अनुसूची में, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4, पद ग्रहण के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में निर्धारित करता है। मतलब इनको क्या शपथ लेना है, ये तीसरी अनुसूची में इसके धारा 4 में ये लिखा गया है। 6th शेड्यूल में इनके बारे में वर्णन है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल शुड बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द CAG प्रिस्क्राइब। अब जाहिर सी बात है, हर जगह काउंसिल होते हैं, उनको गवर्निंग काउंसिल कहते हैं, हर जगह डिस्ट्रिक्ट की हो या आपको और भी स्टेट में हो। तो जैसा CAG प्रिस्क्राइब करती है और अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, उसको वैसा किया जाता है। यहाँ भी ये हिंदी में। इसके अतिरिक्त निकायों के खातों का लेखा जोखा, देखो ये क्यों करती है कि CAG क्यों ये सब प्रिस्क्राइब कर रही है, क्या जरूरत है, क्योंकि उसके खातों का लेखा जोखा वो रख पाए। जैसा CAG उचित समझे ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें परिषद के समक्ष रखी जाएगी। अब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हुआ, उन सब की ऑडिटिंग होती है, तो वो सब कहाँ रिपोर्ट जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसका कार्यकाल जो है कितने स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, इसको थोड़ा जांचेंगे हम लोग। CAG की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कई प्रावधान है, कोई इनको हटा नहीं सकता मनमाना, कितना भी करप्शन उजागर कर दें। कैग को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष। मैंने बताया था कि इनकी नियुक्ति के जो शर्त हैं वो क्या है, शर्त सारे सुप्रीम कोर्ट के जज वाले हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उनके मोहर और वारंट की अगर बात की जाए तो 6 वर्ष और 65 साल यही लिमिटेशन है। या तो ज्यादा ज्यादा 6 साल वो रह सकते हैं, या 65 ईयर्स तक एज तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। ठीक है,
सीएजी को अगर हटाने की प्रक्रिया की हम बात करें, सीएजी कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मैनर एज द सेम रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। मैंने आपको अभी बताया था ये बात कि इनको हटाने का प्रोसेस, इनकी सर्विस कंडीशन सब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, सैलरी भी, ठीक है। He is ineligible to hold any office either under the government of India or any state once the retires or resign as a CAG। अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में या स्टेट के अंदर में इनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है इस सरकार की इन्होंने करप्शन उजागर की हो तो दूसरी सरकार इनको दे दो कि चलो जी आपने तो अच्छा काम किया हो, आपको अपॉइंट कर देते हैं। ये चीजें हैं, ठीक है। एनी ऑफिस यहाँ पे इनकी क्राइटेरिया। कैग इज वन ऑफ द बुलवार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, द अदर बीइंग द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन एंड द यूपीएससी। बुलवार्क्स क्या होता है मालूम है? बुलंदियों मतलब कि एक मजबूत दीवार, बुलवार्क्स को कहते हैं। ये एक मजबूत दीवार है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से मजबूत दीवार है, तो यूपीएससी जो आपके आईपीएस आईएएस आईआरएस को अपॉइंट करती है। दूसरा है इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है। तीसरा है आपका यही कैग जो कि बहुत सारे करप्शन चार्जेस को उजागर इन्होंने किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपने समझ ली हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपने देख लिया है। इसको एक बार और आप चाहो तो देख सकते हो। 148 में इनके अपॉइंटमेंट ओथ एंड कंडीशन के बारे में बताया गया है। 49 में ड्यूटी एंड पावर, 50 में अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट के बारे में कहा गया, 51 में इसके रिपोर्ट्स के बारे में कहा गया है। फिर आर्टिकल 279 भी आपने एक बार देख लिया है। तो मोटा मोटी इनके अपॉइंटमेंट अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। कैसे कैग आया इसके बारे में हमने पढ़ा था 1800 आई थिंक ये 1860 की बात है जब से ये प्रोसेस चल रहा है। सर एडवर्ड ड्रमोंड ये पहले फर्स्ट ऑडिटर जनरल उस समय नाम हुआ करता था, इसलिए ये थे। हमने ये देखा था कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उनके सील और मुहर के द्वारा एक ऑथेंटिकेशन होता है, ये किया जाता है। फिर हमने देखा था इनको हटाने का प्रोसेस, इनकी सर्विस कंडीशन सब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। हटाया भी जाएगा तो उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा, ऐसे कोई मनमाना नहीं हटा सकता है। रिटायर अगर होना हो तो कम से कम 6 साल या 65 साल, ठीक है, 6 साल रहेंगे या 65 साल की उम्र तक वो रहेंगे, ये याद कर लो, यही सब पूछेगा। इनके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, आपको याद रखिए, यही पूछा जाएगा। हु इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो ये भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से हमने बताया है। फिर भी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे जरूर पूछिए, हमसे जरूर जुड़िए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।